हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो, जिसमें हमारा लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 3 आवृत्ति पादपों की बाह्य आकारिकी एवं लक्षण के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इसमें अब तक हमने काफी कुछ पढ़ा है। पौधे के विभिन्न भाग, पौधे की प्रकार के बारे में भी अपन ने पढ़ा, जिसमें आयु के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और त्रिवर्षीय। ठीक है। इसके अलावा हमने आवास के आधार पर भी इन पौधों को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें थे हमारे लवणोद्भिद, मरुद्भिद, जलोद्भिद, समोद्भिद, लवणोद्भिद और अधिपादप। ये 5 प्रकार के पादप हमने पढ़े थे। फिर अपन ने शुरू किया था जड़ों के बारे में। जड़ों के बारे में पढ़ते हुए अपन ने जड़ों के प्रकार के बारे में पढ़ा, फिर जड़ों के अन्य कुछ चीजों के बारे में पढ़ा, और लास्ट में पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था जड़ों के रूपांतरण के बारे में, जिसमें हम मूसला जड़ के रूपांतरण पढ़ रहे थे। अब मूसला जड़ के रूपांतरण में अपन ने पढ़ा था मूसला जड़ के रूपांतरण जो खाद्य रूप से होते हैं, अर्थात जो खाद्य संग्रह के लिए क्या करते हैं, रूपांतरित होते हैं। उसमें 4 प्रकार से अपन ने पढ़े थे, शंकु रूपी, तर्कु रूपी, कुंभी रूपी और कंदील रूपी। ये 4 प्रकार से अपन ने पढ़े थे। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, कुछ एक जो दलदली भूमि में जो पाए जाते हैं पौधे, ठीक है, जैसे दलदली या समुद्री किनारे, समुद्री के किनारे या फिर दलदली भूमि में क्या पाए जाते हैं, कुछ पौधे पाए जाते हैं। उन पौधों में उन जगहों पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो कुछ एक पौधों की जो मूसला जड़ें होती हैं, वो जमीन से पानी से बाहर आकर, दलदल से पानी से जमीन से बाहर आकर क्या करती हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करती है, वायु को ग्रहण करती है। और सॉरी, और क्या होता है, हाँ, जमीन से बाहर आकर वो वायु को ग्रहण करती है, और उस वायु के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन का वो उपयोग किसके लिए करती है, अपने श्वसन क्रिया के लिए करती है। ये ऐसी जड़ें जो जमीन, अब जमीन के जड़ों का काम क्या, जमीन के अंदर जाकर लवण जल का इकट्ठा करना। लेकिन ये क्या बात हुई कि जड़ बाहर आकर वायु को ग्रहण कर रही है और श्वसन क्रिया कर रही है। तो ऐसी जड़ें स्पेशल जड़ें होती है। इन जड़ों को, अर्थात जो जमीन से बाहर आकर, ऐसी जड़ें मूसला जड़ें जो क्या करती है, जमीन से बाहर आकर क्या करती हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करके श्वसन का कार्य करती है, श्वसन क्रिया में काम आती है। उन जड़ों को अपन न्यूमेटोफोर जड़ें कहते हैं। ये किन किन कैसे पौधों में पाई जाती है, जैसे राइजोफोरा नामक पौधे में पाई जाती है। ठीक है। तो नोट बनाकर अपन ये चीज आप आगे लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नोट बनाकर आप लिखें, समुद्र किनारे, दलदली भूमि में वायु या ऑक्सीजन का अभाव होता है, अभाव होता है। इसलिए कुछ पौधों की मूसला जड़ें, क्या करती है, जमीन से बाहर आकर ऊपर की तरफ वृद्धि करके क्या करती है, जमीन से बाहर आकर वो श्वसन क्रिया का कार्य करती है। जड़ें ऊपर की ओर गति करके भूमि से बाहर आ जाती है तथा
भूमि से बाहर आ जाती हैं तथा क्या करती हैं, तथा श्वसन क्रिया, श्वसन का कार्य करती है, श्वसन का कार्य करती है। इन जड़ों को न्यूमेटोफोर जड़ें कहा जाता है। इन जड़ों को क्या कहा जाता है, न्यूमेटोफोर जड़ें कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल राइजोफोरा, एविसिनिया। एग्जाम्पल में क्या है कि राइजोफोरा, एविसिनिया आदि क्या होते हैं, पादप जिनमें ये पाए जाती है, न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती हैं। फिर ये तो थी मूसला जड़ों के बारे में, जो क्या कर रही थी, अपने खाद्य संग्रह के बाद श्वसन क्रिया का भी कार्य करती थी। अब जैसे अपन ने मूसला जड़ों के बारे में पढ़ा, खाद्य रूपांतरण, तर्कु रूपी, कंदील रूपी, शंकु रूपी, ठीक है, तो वैसे ही अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के बारे में। तो देखिए अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। खाद्य संग्रह के अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण किस प्रकार से होता है, देखिए। अब खाने के संग्रह के लिए जैसे मूसला मूल अपने आप में परिवर्तन फूलकर गूदेदार हो जाती थी, अपस्थानिक जड़ों में भी इसी प्रकार से होता है। क्या होता है कि बहुत ही विशेष परिस्थितियों में पौधे की जो जड़ें होती है वो क्या करती हैं, वायवीय भाग, पौधे का जो वायवीय भाग या परोह भाग कहते हैं, अर्थात जमीन के ऊपर वाला जो भाग जिसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, ये चीजें आती हैं, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में पौधे के वायवीय भाग या परोह भाग से क्या होती हैं, जड़ें निकलकर खाद्य संग्रह का कार्य करती है। अपस्थानिक जड़ों में ये होता है। देखिए कुछ विशेष परिस्थितियों में पौधे के वायवीय भाग या जिसे अपन परोह भाग कहते हैं, परोह भाग से जड़ें निकलकर, परोह भाग से जड़ें निकलकर खाद्य संग्रह का कार्य करते हैं, खाद्य संग्रह का कार्य करते हैं। अब अपस्थानिक मूलों के जैसे तर्कु रूपी, शंकु रूपी, कंदील रूपी, ये सब किसके थे, मूसला मूल के थे। वैसे अपस्थानिकों के अंदर भी कुछ खाद्य रूपांतरण के अनुसार उनके नाम हैं, जिसमें पहला है, अब रूपांतरण कैसे होता है अपस्थानिक मूलों में, पहला है कंदीय अपस्थानिक मूल। कंदीय अपस्थानिक मूल कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ पौधों में, वो भी कैसे पौधे, अधिपादप। अधिपादप का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा है जब आवास के अपन ने पढ़ा, अर्थात वो दूसरे पौधे के ऐसे पादप। अधिपादप क्या होता है, ऐसे पादप जो दूसरे पादपों पर क्या रहते हैं, उगते हैं, दूसरे पादपों पर उगते हैं। लेकिन यहाँ खास बात यह है, आप कहोगे सर दूसरे पादपों पर उगने वाले को तो परजीवी कहते हैं, नहीं,
इन्हें अधिपादप क्यों कह रहे हैं? इन्हें अधिपादप इसलिए कहते हैं क्योंकि परजीवी क्या करते हैं, परजीवी दूसरे पादपों पर उगते हैं, दूसरे जीवों पर रहते हैं, ठीक है, अन्य चीज पर रहते हैं और उनसे क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये परजीवी। अधिपादप क्या करते हैं, दूसरे पादपों पर सिर्फ उगते हैं, लेकिन उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है जिससे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो सिर्फ उगने के लिए, सिर्फ वहां पर अधिपादप क्या करते हैं, उगते हैं। अधिपादप उगते हैं, बाकी अपना भोजन हमेशा वो स्वयं ही बनाते हैं। तो ऐसे पादप जो अन्य पादपों पर उगते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें अपन अधिपादप कहते हैं। अब कई अधिपादपों में जो पर्व संध्या होती है, वहां से क्या होती है, जड़ें निकलकर खाद्य संग्रह का कार्य करती हैं, जैसे शकरकंद। देखिए पहला है, अब इसमें रूपांतरण में कंदीय अपस्थानिक मूल। कंदीय अपस्थानिक मूल में क्या होता है, देखिए इसमें कुछ अधिपादपों में पर्व संधियों, कुछ अधिपादपों में पर्व संधियों से जड़ें निकल कर खाद्य संग्रह का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे शकरकंद में होता है, शकरकंद। अब आप कहोगे सर मूसला मूल में भी हमने शकरकंद पढ़ा है, तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि वहां पर शकरकंद नहीं पढ़ा हमने, वहां पर पढ़ा था सलजम चुकंदर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आगे देखिए, तो ये तो कंदीय अपस्थानिक मूल का कंदीय रूपांतरण था। फिर पुलकित मूल, इसी तरीके से एक और होती है, एक रूपांतरण होता है पुलकित मूल। अपस्थानिकों का एक और रूपांतरण होता है पुलकित मूल। इसमें क्या होता है, इसके स्तंभ का जो आधार भाग होता है, स्तंभ का आधार भाग कौन सा होता है, स्तंभ का आधार भाग ये होता है जो जमीन से जुड़ा रहता है, इस आधार भाग से, जहां से वो जमीन और जड़ों से जुड़ा रहता है। ये वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, स्तंभ का आधार भाग कहलाता है। आधार भाग पर कंदीय मूलों का गुच्छा बन जाता है। इस आधार भाग पर क्या होता है, कंदीय मूलों का गुच्छा बन जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये आधार भाग के नीचे इस प्रकार से गुच्छा बन जाता है। क्या बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। नीचे कई सारी जड़ें जमीन के अंदर फूलकर क्या हो जाती हैं, खाने की संग्रह का कार्य करती हैं। तो ये कहलाती है पुलकित या फुलकित मूल भी कहते हैं, ठीक है। कुछ पादपों में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्तंभ के आधार भाग से, स्तंभ के आधार भाग से कंदीय मूल का गुच्छा बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। अर्थात इस आधार भाग पर खाने की जो संग्रह की अपस्थानिक जड़ें होती है वो खाने का संग्रह करने के लिए फूल जाती है और कई सारी यहाँ पर नीचे की तरफ फूल जाती हैं और एक गुच्छा सा बना देती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, पुलकित मूल कहते हैं। ये किस में पाई जाती है, एग्जाम्पल डहेलिया, शतावरी, इनमें पाई जाती है। डहेलिया शतावरी में
पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। आगे ग्रंथिल मूल। ग्रंथिल मूल, आगे जो रूपांतरण है वो है ग्रंथिल मूल। ग्रंथिल मूल में क्या होता है कि जड़ों का जो शीर्ष भाग होता है वो फूलकर मोटा हो जाता है। तीसरा ग्रंथिल मूल, जड़ का जो शीर्ष भाग होता है ऊपर वाला भाग वो फूलकर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, मोटा हो जाता है, फूल जाता है या मोटा हो जाता है, और उसमें क्या होता है, खाने का संग्रह हो जाता है, खाने का संग्रह होता है। ठीक है, ऐसा को अपन ग्रंथि मूल कहते हैं। इसमें जड़ का शीर्ष भाग फूलकर मोटा हो जाता है तथा इसमें खाना या भोजन क्या रहता है, संग्रह रहता है। इसमें भोजन संग्रह रहता है, जैसे कुरकुमा, अमारा, अरारूट। एग्जाम्पल क्या है इसके, कुरकुमा, अमारा, अरारूट। अगला है अपना मालाकार मूल। अगला है चौथा मालाकार मूल। इसमें जड़ें किस प्रकार से हो जाती है, इसमें जड़ें इस प्रकार से होती है, अर्थात ये माला जड़ यहां से फूलकर मणियों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, मणियों के रूप में बदल जाती है। ठीक है, और इस मणियों में ये गोलाकार जो आकृतियां बनाती है, इनमें खाना संग्रह रहता है। इस प्रकार का जो रूपांतरण है अपस्थानिकों का, वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा मालाकार मूल रूपांतरण कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें खाद्य रूपांतरण क्या होता है, फूले हुए और स्थानांतरण क्रम में होते हैं। इसमें खाद्य रूपांतरण फूले हुए तथा एकांतर क्रम में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं। अगला है हमारा वलयकार या छल्लेदार। नाम से जैसे आपको पता लग रहा होगा, वलयकार या छल्लेदार मूल। छल्लेदार मूल, इसमें क्या होता है, जड़ें होती है वो वलय का आकार ले लेती है, छल्ले का आकार ले लेती है, इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, और ये फूली हुई होती है अर्थात जिसमें खाने का संग्रह होता है। कि जिस भी जड़ में खाने का संग्रह होगा वो तो क्या होगी, फूलेगी तो है। अगर उसमें कुछ जड़ों में एक्स्ट्रा चीज आके संग्रहित हो रही है तो उसका मतलब उसमें फूलना तो फिक्स होना ही है। अब खाद्य संचय के लिए कुछ एक जो जड़ें होती है वो क्या कर लेती है, वलय का आकार ले लेती है, छल्लों की श्रृंखला बना लेती है और आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो देखिए, खाद्य संग्रह के लिए कुछ
खाद्य संग्रह के लिए कुछ जड़ें वलयों या छल्लों का आकार लेती है तथा आपस में चिपकी हुई रहती है। आपस में क्या रहती है? चिपकी हुई रहती है। ठीक है, जैसे आईपीकोक। अब ये बाहर वाले पौधे हैं, एग्जाम्पल लिखे जैसे आईपीकोक। आईपीकोक एग्जाम्पल है, आईपीकोक। फिर तो ये तो थे हमारे के अपस्थानिक मूलों के खाद्य रूपांतरण। इसके अलावा भी कुछ कार्यों के लिए इन जड़ों में क्या होते हैं? रूपांतरण होते हैं। वो अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण होते हैं कुछ कार्यों के लिए। कौन से कार्य? जैसे बात करते हैं अपन चूसकांक के रूप में या चूषण जड़ें। वो क्या करती है? ये जड़ें अलग पादपों पर निकलती है। इनमें अधिक परजीवी पादपों में पाई जाती है, जो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये जड़ें क्या करती है? दूसरे जड़ों में जाती हैं और उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। उनके तने से, उनकी शाखा से, वो ज्यादातर तो तने से प्रवेश करती है। तने के अंदर क्या होता है? देखो, इस प्रकार से ये तना होते हैं, ये जड़ें इनके अंदर प्रवेश करती है। ठीक, कैसे भी करके इनके अंदर प्रवेश करती है। इनका जो संवहन पुल होता है, संवहन पुल का मतलब इनमें जो जाइलम और फ्लोएम का जो तंत्र पाया जाता है उसे संवहन तंत्र कहते हैं। जाइलम क्या करता है? जड़ों से लवण और मृदा से लवण और जल को पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है और पत्तियों द्वारा भोजन बनाया गया भोजन फ्लोएम द्वारा वापस शरीर के अन्य भागों, पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये खाने को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए ये जड़ें क्या करती हैं? तने से प्रवेश करके इन संवहन पुल में पहुंच जाती है, अर्थात इन नलिकाओं में पहुंच जाती है और इन नलिकाओं से अपना संवहन पर पुल जोड़ लेती है। जड़ों के अंदर जो लेने की चूषण अंग होते हैं, जो नलिकाएं होती है, वो इनकी नलिकाओं से जोड़ देती है। इनके संवहन पुल से अपना संवहन पुल जोड़ देती है, जिससे इनसे जो भी भोजन होता है फिर ये चूस कर क्या करती है? अपने भोजन प्राप्त करती रहती है। तो परजीवी पौधों में अपस्थानिक जड़ें क्या करती हैं? परपोषी पौधे की तने में प्रवेश करके उनके संवहन पुल से परपोषी पौधे के संवहन तंत्र से अपना संवहन तंत्र जोड़ देती है और लगातार चूषण का कार्य, अवशोषण को, भोजन को अवशोषित चूसने का कार्य करती रहती है। देखिए आगे है, ये तो था खाद्य संग्रह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अपना जैव कार्य के लिए अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ों में क्या है? रूपांतरण। ये है हमारे। अब अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण होता है, पहला रूपांतरण जो अभी अपन ने बात की है, जिसपे पहला होता है चूसकांक या चूषण जड़, या क्या होती है? चूषण जड़। इसमें क्या होता है? कुछ पादपों में कुछ परजीवी पादपों में अपस्थानिक जड़ें क्या करती है? अपस्थानिक जड़ें
परपोषी, अर्थात परपोषी कौन सा है, जिन पर भोजन के लिए परजीवी पादप निर्भर रहते हैं, अर्थात जिन पर उगते हैं। ठीक है, परपोषी पादप के स्तंभ में प्रवेश करके स्तंभ में प्रवेश करके परपोषी के संवहन तंत्र से अपना संवहन तंत्र जोड़ लेती है संवहन तंत्र से अपना संवहन तंत्र क्या कर लेती है, जोड़ लेती है, तथा लगातार अपना भोजन चूषण क्रिया द्वारा अवशोषित करती है। एग्जाम्पल जैसे गठुआ, अमरबेल, अमरबेल होती है, एग्जाम्पल देखिए जैसे अमरबेल, ये किसी न किसी चीज पर चढ़ती है। ठीक है, अमरबेल, गठुआ आदि। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार इसका पहले। ये क्या थी, ये थी हमारे चूषकांग या चूषण जड़ें, जो क्या करती है दूसरे नंबर पर। इसके बाद अपन बात करते हैं श्वसन जड़ों के बारे में, जिसमें बारे में अपन ने अभी बात की थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्तंभ का शाखा से जड़ निकलकर स्तंभ या शाखा से, इसमें क्या होता है, स्तंभ या शाखा से जड़ें निकलकर क्या करती है, वायु को ग्रहण करती है और उस वायु का उपयोग क्या करती है, अपने श्वसन क्रिया में करती है। ऐसी जड़ें श्वसन जड़ें कहलाती हैं। और ये जड़ें ज्यादातर स्पंजी होती हैं, अर्थात कठोर नहीं होती हैं, स्पंज की तरह होती हैं। देखिए स्पंजी जड़ों में क्या होता है, दूसरी है हमारे श्वसन जड़, श्वसन मूल या श्वसन मूल सही रहेगा नाम। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, स्तंभ या शाखा से क्या होती है, कोई जड़ें निकलती है, अपस्थानिक जड़ें निकलकर वायु संग्रह करती है और इस वायु का उपयोग क्या किस लिए करती है, हमारे श्वसन क्रिया के लिए, अपने श्वसन क्रिया के लिए करती है। इसमें जो जड़ें होती है वो स्पंजी होती है, अर्थात स्पंजी प्रकृति की होती है। ये जड़ें स्पंजी प्रकृति की होती है। इसमें पौधे के स्तंभ या शाखा से जड़ें निकलकर वायु संग्रह का कार्य करती है तथा इसका उपयोग तथा इस वायु का उपयोग श्वसन क्रिया में करती है। किसमें करती हैं, श्वसन क्रिया में इसका उपयोग करती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हेलमिन्थोराइजा, हेलमिन्थोराइजा
राइजा। ये है अपने कुछ, ये है श्वसन मूल के बारे में अपन ने पढ़ा के भाई जो अपस्थानिक जड़ें होती है वो श्वसन के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है। अब कुछ एक जड़ें होती है जो क्या करती है, वायुमंडल से वातावरण की नमी को सोखने का कार्य करती है। अब ऐसे भी जड़ों के बारे में आपने सुना है। अभी तक अपन ने शोषण करने वाली मूल के बारे में पढ़ लिया, चूषण करने वाली मूल के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ एक जड़ें ऐसी होती है जो आर्द्रताग्राही मूल कहलाती है, अर्थात जो वायुमंडल से क्या करती है, नमी को ग्रहण करती है। अब कुछ जड़ों में क्या होती है, विशेष प्रकार की स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ जड़ों में विशेष प्रकार के स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें अपन विलामिल कहते हैं। उनका स्पेशल नाम क्या है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विलामिल कहते हैं, विलामिल। इन्हें विलामिल कहते हैं, अर्थात कुछ स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं कुछ एक जड़ों में, जिन्हें विलामिल कहते हैं। इस विलामिल उत्तक द्वारा क्या होता है, वातावरण की नमी से वातावरण की नमी को सोखते हैं। जड़ें क्या करती है, इस विलामिल उत्तक के द्वारा वातावरण की नमी को सोखती है। इन्हें आर्द्रताग्राही, ऐसी जड़ें क्या कहलाती, आर्द्रताग्राही मूल कहलाती हैं। और ये अधिपादपों में पाई जाती है। ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है, अधिपादप। किससे, कौन से पादप, अधिपादप। क्यों, अब आप सोचोगे अधिपादपों में वो भी जड़ें पाई जाती है सर जो चूषकांक करती, हाँ, अर्थात जो दूसरे पे उगती वो भी जड़ें पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि सर इतने सब एक में? ऐसा इसलिए हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो अधिपादप होते हैं, ठीक है, कि वो चूषकांक उनके अंदर क्या होता है, वो सिर्फ उगते हैं। अधिपादप में क्या होता है, वो लोग दूसरे पादपों पर उगते हैं, लेकिन अपना भोजन वो ज्यादातर स्वयं बनाते हैं। जो नहीं बना पाते वो जड़ों का कार्य किस में करते हैं, अवशोषण में करते हैं। फिर उनमें कुछ एक प्रकार की ऐसी जड़ें भी पाई जाती है जो क्या वायुमंडल से आर्द्रताग्राही करती है। अब उनको पानी कहाँ से मिलेगा, खाना बनाने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए तो वो ऐसी जड़ें पाई जाती है, वो वायुमंडल की आर्द्रता को ग्रहण करती है। तो ये है हमारी तीसरी, आर्द्रता ग्राही मूल क्या होता है, देखिए इसमें आर्द्रताग्राही मूल में कुछ जड़ों में कुछ जड़ों में विशेष प्रकार के स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें विलामिल कहा जाता। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें विलामिल कहा जाता है। ये क्या करती हैं, ये विलामिल उत्तक वातावरण से नमी सोखने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें आर्द्रता ग्राही मूल कहते। इन्हें क्या कहते हैं, आर्द्रता ग्राही मूल कहते हैं। ये क्या है, यह अधिपादपों में, ये किसमें पाई जाती है, ज्यादातर अधिपादपों में पाई जाती है। अधिपादपों में ये पाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे क्लीविया,
वांडा। एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे क्लीबिया, वांडा आदि, इटीसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब कुछ एक है प्रकाश संश्लेषी मूल। प्रकाश संश्लेषी के नाम से ही हमें पता चल रहा है। प्रकाश संश्लेषी मूल के हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाश संश्लेषी मूल का क्या मतलब है। प्रकाश संश्लेषी मूल का मतलब ऐसी जड़ें जो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, अर्थात भोजन निर्माण का कार्य करती है, और ऐसी जड़ें जैसे गिलोय, सिंगाड़ा आदि में पाई जाती हैं। कुछ जड़ें प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। एग्जाम्पल गिलोय, सिंगाड़ा आदि। गिलोय, सिंगाड़ा आदि ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, फिर अगली है पर्णमूल। अगली और आखिरी है आज की मूल नहीं, पर्णमूल। पर्णमूल में क्या होता है? देखिए, पर्णमूल में ये होता है। पर्णमूल में क्या होता है? पर्णमूल में जो पादप होता है, ठीक है, उनकी पत्तियों से जड़ें निकलती हैं। पत्तियों से जड़ें निकलती हैं। जो पत्ती होती हैं उनसे क्या निकलती हैं? छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। अब ये क्या कार्य करती हैं? ये कार्य ये करती है, जब ये पत्ती पादप से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, टूटकर जड़ जाती है, गिर जाती है, तो ये जमीन में चली जाती है। फिर जमीन में दबने के बाद ये जो जड़ें इनसे निकली है, ये जमीन से नीचे की तरफ गति करके, ठीक है, क्या करती है? नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो देखिए, कुछ पादपों में पर्ण में कलिकाओं के रूप में क्या निकलती हैं? कुछ पादपों में, कुछ पादपों में पर्ण से कलिकाओं के रूप में जड़ें निकलती हैं। जड़ें निकलती हैं। जड़ें निकलती हैं। ये पत्तियां जब टूटकर, कुछ पादपों में पर्ण से कलिका के रूप में जड़ें निकलती हैं। ये पत्तियां जब टूटकर जमीन पर गिरती हैं तो जमीन में दबने से नए पादप का निर्माण करती है। निर्माण करती है, अर्थात ये पर्णमूल होती है। ऐसा किसमें पाया जाता है? जैसे पत्थर चट्टा। एग्जाम्पल पत्थर चट्टा। इसमें क्या होता है? पौधे की जो जड़ होती है वो पौधे की जो पत्तियों से क्या होती है? कलिकाओं के रूप में कई सारी जड़ें निकलती है। फिर वो पौधे से पत्ती अलग हो जाती है। पौधे से पत्ती अलग हो जाती है, वो जमीन में दब जाती है। फिर अनुकूल परिस्थिति मिलने पर वो क्या हो जाती है? नए पादप का निर्माण कर देती है। तो ये थी हमारे पर्ण। तो ये थे हमारे श्वसन और मूसला जड़ों के रूपांतरण और अपस्थानिक मूलों के
रूपांतरण। इसके बाद कुछ एक अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण और है जो आधार प्रदान करती हैं, आधार प्रदान करने के लिए भी। तो उनके बारे में अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आज जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।